हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में हम लोकतंत्र का अगला लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। तो हम देखते हैं संघवाद के बारे में। क्या है संघवाद और हमारे देश में कौन सी सरकार है? संघीय सरकार है या एकात्मक सरकार है? एकात्मक क्या होता है, संघीय क्या होता है, ये हम इसमें अच्छे से देखते हैं। तो ये इसका परिचय है शुरू में लेसन का, कि आपको इस लेसन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इसमें इसको आप आराम से पढ़ लेना। इसके बाद में देखिए संघीय क्या है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि संघवाद क्या है। श्रीलंका और बेल्जियम के अंतर का फिर से अध्ययन करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कमी की गई थी। ठीक है, इससे पहले जो थी वहाँ केंद्र की जो सरकार थी वो पावरफुल थी, लेकिन उसकी शक्तियों में कमी कर दी गई, यानी संशोधन किया संविधान में और फिर उसकी शक्तियों में कमी की गई। और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दिए गए। वहां से केंद्रीय सरकार से अधिकार लेकर किनको दिए गए? प्रांतीय सरकारों को। जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली की सरकार से कुछ अधिकार लेकर हमारे कभी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें दे दिया जाए। बेल्जियम में उससे पहले भी ये प्रांतीय सरकारें थी। ठीक है, ये कह रहा है बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्रीय सरकार से दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने यहाँ जो राज्य के पास शक्तियां हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस नहीं ले सकती है। अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। और हम आगे देखेंगे इसमें कि जो राष्ट्रीय लेवल के जो कार्य होते हैं वो केंद्र सरकार करती है और जो अंदर के जो कार्य होते हैं वो सब अपनी राज्य सरकारें काम करती है और स्थानीय स्तर के पंचायत और नगर पालिका काम करती है। हम इस लेसन में देखेंगे। तो 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। ठीक है, 1993 में बदलाव किया तो केंद्रीय सरकार से अधिकार लेकर किनको दिए गए? प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। ये संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब होता है कि जो संविधान में लिखे हुए अधिकार है ना, अपनी मर्जी से नहीं, जो संविधान में लिखे हुए अधिकार हैं वो अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं है, इससे पहले थी। इस प्रकार एकात्मक शासन की जैसे संघीय शासन प्रणाली बेल्जियम में अपनाई गई। अब देखिए एक शब्द आया इसमें, एकात्मक शासन प्रणाली। अब मैं समझाती, एकात्मक क्या होता है? जब किसी भी देश में सिर्फ एक केंद्रीय सरकार होती है तो वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली होती है। और जहाँ पर सरकारें 3 स्तर में काम करती है, केंद्र में भी करती है, प्रांतों में भी करती है और स्थानीय सरकार भी होती है, जैसा कि अपने यहाँ। तो यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली होती है, एकात्मक शासन प्रणाली नहीं होती। तो जिस भी देश में एकात्मक शासन प्रणाली है वहाँ सिर्फ केंद्रीय सरकार होती है, लेकिन अपने यहाँ तो 3 स्तर में सरकारें काम कर रही हैं। तो अपने यहाँ तो कौन सी? संघीय शासन प्रणाली है। और जो एकात्मक शासन प्रणाली होती है ये वहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल रहती है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कई देश तो इतने छोटे छोटे हैं, जैसे श्रीलंका है, बिल्कुल छोटा सा ही देश है, तो इसके ऊपर तो कमांड हो सकती है केंद्र सरकार की। लेकिन हमारे देश जैसे विशाल देश, इतना बड़ा देश जो है, उसके ऊपर कमांड करने के लिए या उसके ऊपर शासन करने के लिए सिर्फ एक सरकार कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हम आगे देखते हैं। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ सक्सेसफुल रह सकती है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, इसलिए केंद्रीय जो सरकार है वो पूरे देश पर कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और क्षेत्र में भी हम लोग 7वें स्थान पर हैं। तो इसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश के सर्वोच्च अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हुआ। तो अब आपको ये समझ में आ गई संघीय शासन व्यवस्था होती क्या है। और अब इसके बारे में अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। आपको समझ में आ गया संघीय शासन व्यवस्था। इससे ऊपर एक मैप दिया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि आज तक दुनिया में 192 देशों में से केवल 25 देश ऐसे हैं जहाँ संघीय शासन प्रणाली है और बाकी के जितने देश बच गए वो कैसे? जहाँ एकात्मक या दूसरी तरह की शासन प्रणाली है। तो देखिए जो दूसरे जो देश है वो छोटे छोटे हैं एरिया में और वहां पर एक सरकार काम कर सकती है, लेकिन जो दुनिया के बड़े देश हैं वहां पर एकात्मक सरकार काम नहीं कर सकती। यानी 25 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं और वहां पर एक सरकार काम नहीं कर सकती, इसलिए उनको अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए उन्हें कौन सी व्यवस्था रखनी पड़ेगी? संघीय शासन व्यवस्था रखनी पड़ेगी।
तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है इसमें 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली सरकार होती है। जो मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो ये 2 या 2 से अधिक सत्र की हो गई। अगला है अलग अलग सत्र की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अब कई बार हमें केंद्रीय सरकार के रूल को फॉलो करना पड़ता है, कई बार प्रांतीय सरकारों की, कई बार सरपंच और न्यायपालिका वालों की भी कानून को मानना पड़ता है। और कर वसूल करने में भी प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अब दूर नहीं जाना, जैसे सोचता, अब लॉकडाउन लगा था, इस लॉकडाउन में जो भी कानून बने वो सारे कहाँ थे? केंद्रीय सरकार के कानून थे, और वो हमारी सभी सरकारों को मानने रहे। और आज भी यदि कोई रूल बनता है तो वो केंद्रीय सरकार से आता है, ना कि राज्य की सरकार इस बारे में। तो नेशनल लेवल पर जो भी कोई निर्णय लिए जाते हैं या किसी दूसरे देश के साथ, अपने देश के साथ कोई संबंध बनाने या कुछ भी करने हैं, तो इसमें केंद्रीय सरकार काम करती है, ना कि प्रांतीय सरकार। यानी जो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए, वो उनका फैसला कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी। ठीक है। और अपने प्रांतीय जो नॉर्मल जो बातें हैं या नॉर्मल कर जो वसूल करने होते हैं, वो हमारी स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार करती है। सबके अपने अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो हमारा जनता का तो एक ही समूह है ना, लेकिन इसके ऊपर शासन अलग अलग हो जाते हैं। हम 3 तरह की सरकारों का कहना मानते हैं। तो अगला देखते हैं पॉइंट, विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक है ना। तीनों, जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार की जितनी भी अधिकार हैं, वो सारे के सारे संविधान में लिखे हुए होते हैं। संविधान से बाहर एक भी सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। यदि वो कर लेगी तो वो अमान्य होगा और उस सरकार को हटा दिया जाएगा। तो इसलिए जो संविधान में लिखा हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देते हैं। अगला चौथा पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव 2 सत्रों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भी मौलिक प्रावधान है और उसमें कोई बदलाव करना है, तो ये नहीं है केंद्रीय सरकार बैठी और उसमें बदलाव कर दिया, नहीं। उसके लिए हमें प्रांतीय सरकारों से सुझाव लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में ही हम उसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। एकात्मक में तो केंद्रीय सरकार होती है, वो अपनी मर्जी से बदल सकती है, लेकिन संघीय सरकार में ऐसा नहीं होगा। संघीय सरकार में प्रांतीय सरकारों का भी जो है वो वोट लेने पड़ेंगे या उनकी भी राय लेनी पड़ेगी। अगला है 5वां, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। जैसे आपने पहले लेसन में पढ़ा भी था कि न्यायपालिका का काम क्या होता है? उसकी सुरक्षा करना, उसकी निगरानी करना। तो इसीलिए अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वो व्याख्या करती है अदालत कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सभी स्तर की सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति निर्णायक होती है। यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कह दिया कि भाई तुम अपने इस तरह का काम करोगे, तो वो जितनी भी सरकारें हैं उसको मानने रहेगी, अदालत की बात को वो मानेंगे। और छठा जो है आपका 6 नंबर पे, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। राजस्व, इनकम टैक्स, ठीक है ना, इसके अलग अलग स्रोत होते हैं। कोई तो टोल टैक्स होता है, कोई चूल्हा टैक्स सुना होगा आपने या नहीं सुना, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। आयात निर्यात पर भी टैक्स लगते हैं। विदेशों से कंपनी का जो टैक्स होता है वो केंद्रीय सरकार लेती है, और बाकी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है या कुछ राज्य में कोई ऐसे टैक्स हैं वो राज्य सरकार ले लेती है। तो इस तरह से इनके राजस्व, टैक्स राजस्व होता है कि अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। ठीक है ना, दोहरे उद्देश्य हो गए, देश की जनता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विवादों का पूर्ण सम्मान करना। विविधताओं का, क्षेत्रीय विविधता क्या होती है कि अलग अलग तरह की जो क्षेत्र में अपने यहाँ जो क्षेत्रीय हैं अलग अलग हैं, सबकी कल्चर, संस्कृति, भाषा सब कुछ अलग अलग है। तो ये हमारी क्षेत्रीय विविधता है। क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर है वैसा हमारा केरला नहीं है, और हमारा जो गुजरात है वैसा हमारा मेघालय नहीं है। सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। ये जो अलग अलग चीजें, इसको विविधता बोला जाता है। हर तरह से अलग अलग, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं मैदानी है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ये विविधता है, यानी अलग अलग चीजों का मिलना विविधता हो गया। तो विविधताओं का पूर्ण सम्मान करना,
इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम की सहमति होनी चाहिए और इसका एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए और अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे सभी। ये नहीं है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर वहां इंटरफेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपने अपने उसमें रहेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, हाँ भाई ये सरकार सही काम कर रही है। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और एक दूसरे की सहमति। तो ये आपका जो पॉइंट था मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ और अगला जो कल का हमारा रहेगा वो रहेगा भारत में संघीय व्यवस्था, कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि टाइम मिलता है तो आप इस लेसन को मेरे से पहले पढ़ लिया करो, फिर आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा। फिर उसमें कुछ तो आप क्लियर कर जाओगे और कुछ डाउट्स रहेंगे वो जब मैं समझाऊंगी तो आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।